हाय, हाउ आर यू गाइस? अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज बेसिकली हमारे पास जो बेसिक सीरीज है उसका जो दूसरा लेक्चर है। पहले हम लेक्चर में मैंने फॉरेक्स के ऊपर बात की थी। आज जो मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। लोग पूछ रहे होते हैं फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, मोस्टली जो फेमस हैं लोगों को आती हैं वो क्रिप्टो मार्केट। इस टाइम बिटकॉइन वगैरह बड़ा फेमस है, और फॉरेक्स मार्केट। तो लोग पूछ रहे हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो जो बेसिकली इसके लिए बनाया बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर है। आपको एक ओवरव्यू देना है मैंने इन मार्केट्स का। तो चलते हैं डिफरेंस इनमें बेसिकली क्या है, एक ओवरव्यू है आपके लिए इस लेक्चर में। सबसे पहले जो है ना फॉरेक्स मार्केट, आपको लास्ट लेक्चर में बताया ट्रेडिंग ऑफ ग्लोबल करेंसीज है। इसमें ग्लोबल करेंसीज को, इंटरनेशनल करेंसीज को हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में हम जो है ना ट्रेड करते हैं डिजिटल एसेट्स को, लाइक बिटकॉइन, इथीरियम और जो इतने बड़े कॉइन्स है सारे, इनको हम डिजिटल एसेट्स कहते हैं। ठीक है। इन डिजिटल एसेट्स में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो लोगों को पता है, जो वो बिटकॉइन है, जिसकी प्राइस बड़ी अप्रिसिएशन में गई है, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। स्टॉक मार्केट जो बहुत अरसे से ही चली आ रही है, ये बेसिकली बहुत फेमस मार्केट है। स्टॉक मार्केट हर कंट्री की अपनी स्टॉक मार्केट है, तो हर दूसरे बंदे को ये पता होता है कि स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में हम आज डिटेल से देखेंगे। इन तीनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। फॉरेक्स मार्केट जो है ना, इसमें हम बेसिकली, मैंने आपको बताया था कि ट्रेड्स करते हैं करेंसी पेयर्स को। इसमें जो है ना करेंसीज यूएसडी, यूरो, जेपीवाई, जीबीपी, पाउंड, और जो है ना बड़ी करेंसीज जो है ना वो हम ट्रेड कर रहे होते हैं, मेजर्स एंड माइनर्स। इसका मैंने डिटेल आपको पहले लेक्चर में ही बता दी थी। इसमें हम जो है वो करेंसी जो है पेयर की शक्ल में ट्रेड करते हैं। एक की जगह एक बेस करेंसी होती है, उसकी अगर उसको बाइंग कर रहे हैं तो दूसरी के अगेंस्ट में सेल कर रहे होते हैं। तो ठीक है, इसको मैंने डिटेल ऑलरेडी बताई थी। वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट है और मोस्ट लिक्विडेट मार्केट है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पहले लेक्चर में मौजूद है। ऑपरेट 24 आवर जो है ना ऑपरेट करती है, 5 डेज अ वीक ऑपरेट करती है। यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट में। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि मार्केट जो है ना डिसेंट्रलाइज है। इसको भी जो है ना फॉरेक्स मार्केट को ऑपरेट करने वाले कोई सिंगल बंदा नहीं होता कि इसको ऑपरेट कर रहा हो। फॉरेक्स मार्केट को, इसको ऑपरेट करने वाले जो है ना इंटरबैंक्स होते हैं, और इसको सारी दुनिया ही मिलके चला रही होती है। इसकी मैंने आपको बताया था इसके की पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं। लास्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसका जो पहला लेक्चर है वो लाजमी देखिएगा। क्रिप्टो मार्केट जो है ना, इसको डिसेंट्रलाइज मार्केट भी कहते हैं, कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता और ये जो है ना वैसे चल रही होती है। इसको मैं बताता हूँ आपको, ये एक टाइम में जो है ना सेमी मेरे ख्याल में डिसेंट्रलाइज होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है और ये कैसे डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मार्केट फॉर डिजिटल एसेट कौन कौन से होते हैं? बिटकॉइन, इथेरियम, जितने बड़े कॉइन है सारे जो है ना, आपको नाम तो आते हैं क्रिप्टो मार्केट के। ये बेसिकली 24 आवर चलती है, 7 डेज चलती है। इसका कोई स्टॉप टाइम नहीं है, हर टाइम चलती रहती है। इसमें आप हर टाइम ट्रेड ले सकते हैं। इस वजह से लोग इसको पसंद भी करते हैं कि ये वीकेंड पे भी अवेलेबल होती है। हाईली वोलेटाइल है और रिलेटिवली न्यू है। ठीक है, मार्केट में न्यू है, 2009 में आई है। ये मार्केट बहुत पुरानी है फॉरेक्स मार्केट, और ये तो अरसा है अज़ल से ही चलती आ रही है स्टॉक मार्केट। तो ये जो है ना रिलेटिवली न्यू है। इसकी भी रेगुलेशंस बन रही है, एसईसी भी इसके ऊपर काम कर रहा है। दुनिया की जितनी रेगुलेशन जो इनको देखती हैं वो भी इनके ऊपर काम कर रही हैं कि इसको भी रेगुलेट किया जाए। ठीक है, इसके ऊपर रेगुलेशंस जो है ना बनाने वाले बहुत हैं अभी। लोकल्स होते हैं, लोकल्स के अलावा इंटरनेशनल भी हैं। इंटरनेशनल रेगुलेशन भी इसमें कर रही हैं। कुछ कंट्रीज ने इसको बैन भी किया हुआ है, जैसे चाइना ने इसको बैन किया हुआ है, जापान इसके ऊपर काम कर रहा है। कुछ कंट्री ने अल सल्वाडोर ने इसको अलाउ किया हुआ है। यूएस ने भी इसका ईटीएफ अप्रूव किया था। ठीक है, एसईसी उसके ऊपर काम कर रहा है। उसके अलावा जो है ना सीएफटीसी जो है ना यूएस में बहुत काम कर रहा है, रेगुलेशन है। और वो कमोडिटीज की, वो कहता है कि कमोडिटीज के अंदर आती है। तो बेसिकली जो सिक्योरिटीज को डील कर रहा था वो एसईसी कर रहा होता है। तो वो सारे इदारे इसको अभी रेगुलेट कर रहे हैं, और रिलेटिवली न्यू है, इसके ऊपर काम हो रहा है। और ये भी फुली रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, लेकिन ये हाईली वोलेटाइल मार्केट है। इसमें जो है ना किसी भी टाइम 10% भी, 20% भी, 30% भी ड्रॉप आ सकता है, 30% अप्रिसिएशन आ सकती है, 100% भी अप्रिसिएशन आ सकती है किसी करेंसी में। इसको कोई चला नहीं रहा होता, डिसेंट्रलाइज होती है। इसमें जो है वो कोई एक सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, कोई एक चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। जब भी मार्केट को जो है वो हैंडल किया जाएगा, मार्केट में जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको जो है ना पीयर टू पीयर नोट से जो है ना वो वेरीफाई किया जाता है। और जो है ना आप लोग, हम लोग भी इसको पावर दे सकते हैं, स्टेकिंग के थ्रू दे सकते हैं। उसके अलावा माइनिंग के थ्रू इसको लोग पावर दे रहे होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन एक तरफ में ये सेंट्रलाइज भी है। सेंट्रलाइज इस तरह है कि जैसे कि आप लोगों को पता है
मोस्टली लोगों को कि जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे होते हैं क्रिप्टो मार्केट, तो वो एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं। एक्सचेंजेस जब भी आप यूज़ करेंगे, तो एक्सचेंज जब आप यूज़ करेंगे तो आप उसका वॉलेट यूज़ कर रहे होते हैं। वो आपको जो है बेसिकली एक थर्ड पार्टी है, आपको आपने उसके वॉलेट में पैसे दिए, उस वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो उसके हो गए, ठीक है? वो सेंट्रलाइज हो गया है। अब जो है ना वो सारी चीज़ वही कंट्रोल करेगा। मार्केट तो वो कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन इस काम में आप जो है वो उसके अंडर हो जाते हैं, ठीक है? उसके वॉलेट के अंडर हो जाएंगे। यहाँ पे जो है ना आप वहाँ पे अगर आप जो भी कर रहे हैं, स्टेकिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो सारा कुछ उसी के वॉलेट में है। वो तो चाहे आपको दे, जैसे एफटीएक्स का स्कीम हो गया था, दूसरी तीसरी एक्सचेंजेस का स्कीम होता रहता है। तो बेसिकली वहां पे वो आपके कंट्रोल में चीज नहीं रहती, उनके कंट्रोल में चली जाती है। तो ये याद रखिएगा, एक टाइम में ये डिसेंट्रलाइज भी है, जैसे कि आप अपना वॉलेट वगैरह यूज कर रहे हैं, सारी चीजें तो फिर ठीक है, लेकिन एक टाइम में ये डिसेंट्रलाइज भी है कि आप जो है वो एक्सचेंजेस जब यूज कर रहे होते हैं, तो एक्सचेंजेस में बाइनेंस होगी, दूसरी क्रैकन, दूसरी तीसरी जितनी भी हैं, तो सारी जो है वो वे आपको सेंट्रलाइज कर देंगी। सेंट्रलाइज में फिर जो है वो आपको उनके अंडर ही चलना पड़ता है। फिर जब भी वो अगर गई तो फिर आपके पैसे भी गए, वो सेंट्रलाइज पैसे रहेंगे, वो डिसेंट्रलाइज पैसे नहीं रहेंगे, उसके ऊपर आपकी एक्सेस नहीं रहेगी। लेकिन जब आप दूसरे आपने वॉलेट यूज कर रहे होते हैं, मेटामास्क वगैरह, तो उसकी प्राइवेट की आपको संभाल के रखनी पड़ती है, तब वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का एसेट है, देन वो डिसेंट्रलाइज है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। स्टॉक मार्केट जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, शुरू से चलती आ रही हैं, इसके ऊपर हैवी डेटा मौजूद होता है, आपको बहुत हैवी डेटा, इसकी एनालिसिस आसान होते हैं, क्योंकि इसके एनालिसिस भी आसान होते हैं, इसके ऊपर भी बहुत डेटा अवेलेबल है। लेकिन स्टॉक मार्केट के ऊपर तो बहुत ही डेटा अवेलेबल होता है, इसके ऊपर रेगुलेशन बहुत सख्त होती हैं। इसके ऊपर एसईसी भी है, दूसरा सीएफटीसी भी इसको रेगुलेट कर रहा होता है। ये जो है ना बेसिकली कोशिश कर रहे होते हैं इसको कि रेगुलेट दोनों बंदों के लिए ना, मार्केट के लिए भी और ख़ासतौर पर क्लाइंट्स के लिए बड़ा वो करते हैं, फेयर माहौल इन्वायरमेंट मुहैया करते हैं। इनकी एसईसी की जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनीज के ऊपर नज़र रखे कि वो फेक डेटा ना शेयर करें, मार्केट में फेयर डेटा शेयर करें, रेगुलर बेसिस पे करें, ताकि इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी हो कि वो स्टॉक ट्रेड कर सके। स्टॉक में जो है ना इंडिविजुअल बाइंग होती है, इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑफ कंपनीज। ओपन शेयर होती है, जो पब्लिक शेयर कंपनीज होती हैं, जैसा फेसबुक होगी, मेटा होगी, एप्पल होगी, ये सारी, गूगल होगी, इन सब के स्टॉक्स बिकते हैं, ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं। मीडिया जो बहुत इन दिनों फेमस जा रहा था, बहुत ऊपर गया है। तो बेसिकली स्टॉक्स मार्केट में आप इन कंपनीज के जो पब्लिकली ट्रेड कर रही होती है उनके शेयर बाय कर सकते हैं। एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, अगर $200 का है तो $200 का एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके हाफ भी बाय कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। और इसमें जो है ना एक चीज़ याद रखिएगा, एक ऑपरेट ड्यूरिंग स्पेसिफिक हावर होती है। ये 24 आवर चलने वाली मार्केट नहीं है। इसका न्यूयॉर्क मार्केट है तो वो अपने टाइम पे चलेगी, लंदन मार्केट है तो लंदन एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो अपने टाइम पे चलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, या जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो अपने टाइम पे चलेगी, उसका एक टाइम होगा और कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से चलेगी। लॉन्ग स्टैंडिंग मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट है, कोई इसमें वो फ्रॉड वगैरह, स्कैम वगैरह का खतरा नहीं होता। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ये इसकी वो है। इसमें ब्रोकर्स यूज होते हैं, इसमें जो है ना मोस्टली चीज़ें मैंने फॉरेक्स मार्केट में आपको बताई, इसमें दोनों चीज़ें यूज होती हैं। क्रिप्टो मार्केट में सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी यूज होती हैं, डिसेंट्रलाइज भी, वॉलेट वगैरह भी यूज होते हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें यूज हो रही होती हैं। तो इस तरह ये तीनों मार्केट्स काम कर रही होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम फॉरेक्स मार्केट को, जो है ना वो कंट्रोल कौन कर रहा होता है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकते हैं इसको अपनी पॉलिसी से, क्योंकि ये इंटरनेशनल करेंसीज है, जैसे यूएस डॉलर है, उसका जो है ना सेंट्रल बैंक है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी देगा, अपना इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा, पूरी की पूरी मार्केट को वो कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा बाइंग सेलिंग ऑफ करेंसीज लार्ज स्केल पे करके ये करेंसी की सप्लाई रोक के ये कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसको अंदर होती है, गवर्नमेंट का अंदर होता है तो ये कंट्रोल कर सकता है। कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी लार्ज स्केल कॉरपोरेशन आपको कल बताई थी, हेज फंड मैनेजर, रिटेल ट्रेडर, ये सारे इसमें होते हैं, जिनका जिसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनको मैंने कल डिटेल से आपको बताया था, तो इस वजह से इनके ऊपर मैं मजीद बात नहीं करूंगा। क्रिप्टो मार्केट को कौन हैंडल कर रहा होता है, इसके मार्केट पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें, मेन माइनर्स हैं। दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर में सारे इन्वेस्टर आते हैं, चाहे उसके पास वो 500 बिटकॉइन है, 1000 बिटकॉइन है, 10,000 बिटकॉइन है, जितना भी है वो सब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन अभी भी आई है ईटीएफ के थ्रू, उससे पहले इतनी नहीं थी। माइनर्स हैं जो इसमें माइनिंग कर रहे होते हैं, माइनिंग का एक बाकायदा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू माइनिंग कर रहे होते हैं। ब्लॉकचेन डेवलपर हैं, उनका भी किरदार होता है यहाँ पे, जो
ट्रांजैक्शन को स्मूथ कर रहे होते हैं, कॉइन्स बना रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी इन हुए। अब जब से ETF अप्रूव हुआ है, लार्ज स्केल पे बाइंग एंड सेलिंग बिटकॉइन की हो रही है, तो ये ETF के थ्रू हो रही है। तो ये इंस्टीट्यूशनल, जिनका अपने इंस्टीट्यूशन है, जो हेज फंड मैनेज कर रहे होते हैं, वो अभी अभी इसमें मार्केट में आ रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट में। पहले इसमें खाली इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही पाया जाता था। स्टॉक मार्केट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, बड़ा इंस्टीट्यूशनल इसमें पड़ा होता है। सारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेफ फील करते हैं स्टॉक मार्केट को ट्रेड करते हैं। बिलियंस ट्रिलियंस इसमें लग रहा होता, ठीक है। इनमें लगेगा पैसा, बहुत लगता है। हर कंट्री में सबसे आसान यही होती है कि वो आप उसी की स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहे होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर बीच में बैठा होता है, म्यूचुअल फंड वाले बैठे होते हैं, पेंशन फंड वाले बैठे होते हैं, हेज फंड। इसमें हर बंदा होगा क्योंकि उसमें सेफ फील करता है, लार्ज अमाउंट होती है, बाइंग एंड सेलिंग आसान होती है, और इसमें सेफ्टी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में सेफ्टी ज़्यादा होती है। इसके पीछे रेगुलेटर्स बैठे होते हैं, रेगुलेटर्स जो है वो इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, हर चीज़ देख रहे होते हैं कि स्टॉक्स वाले भी, जो कंपनीज हैं, वो भी जो है वो मार्केट में जो है वो ऐसी कोई फेक न्यूज़ की मदद से या अर्ली बाय करके जो ना फेक न्यूज़ दे के उसको सेलिंग ना करें, या इस तरह के कुछ मिसहैप ना करें, जिसकी वजह से बहरहाल फिर भी 10-15 साल बाद जो है वो एक दफ़ा स्टॉक मार्केट क्रैश करी जाती है। और जो है ना इसको ये सारे चीज़ें चला रहे थे। नेक्स्ट मैं आपको इसको डिटेल से बताता हूँ। फॉरेक्स मार्केट जो है ना वो हाईली लिक्विडेट मार्केट है। इसमें बहुत सारी पार्टिसिपेंट होते हैं। 24 आवर इसमें लिक्विडिटी मेजर पेयर्स के अंदर तो 4 ही पाई जाती है। बायर और सेलर एट अ टाइम हर टाइम मौजूद होता है। हाई लिक्विडिटी ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेली ट्रेडर्स। ये सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली मार्केट होती है। 24 आवर ऑपरेट करती है, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। इस वजह से लिक्विडिटी इसमें हाई होती है। लिक्विडिटी का मतलब है पैसा कितना मौजूद है, हर टाइम बायर मौजूद होगा, हर टाइम सेलर मौजूद है, सादा अल्फाज में। मॉडरेट वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा एकदम से शूट नहीं करती, बहुत ज़्यादा एकदम से ड्रॉप ही नहीं करती, दरमियाने दर्जे की होती है। बहुत कोई हैवी इकोनॉमिकल जैसे इंडिकेटर आ जाए, जैसे जी पोलिटिकेशन इवेंट हो जाए, किसी कंट्री ने किसी पे स्ट्राइक कर दी है, कुछ इस तरह का हो जाए, तो थोड़ी बहुत मूव कर जाएगी, लेकिन उतनी हैवी मूव नहीं करेगी। किसी कंट्री पे स्ट्राइक हो गई है या कुछ इस तरह की जंग वगैरह का खतरा हो गया, जी पोलिटिकल इवेंट्स हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में, ये इलेक्शन में बाज़-औक़ात जो है वो हाईली वोलेटाइल होती है। अदरवाइज मार्केट नॉर्मल रहती है, मॉडरेट वोलेटिलिटी के साथ होती है, सेफ रहती है। फॉरेक्स मार्केट कोई मसला नहीं होता। क्रिप्टो मार्केट जो है ना लेस लिक्विडेट है, और देन फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, ये याद रखिएगा, इन दोनों से ये लेस लिक्विडेट है। लेकिन इसमें ये याद रखिए ये कि बहुत ही हाईली वोलेटाइल मार्केट है। हाई वोलेटाइल इन्फ्लुएंस पे मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट में सेंटीमेंट कोई फेक न्यूज़ भी डाल दे, जैसे पिछले अरसे में आती रही है कि अमेजोन ने बिटकॉइन एक्सेप्ट कर लिया और मार्केट शूट कर जाती है। तो क्या है कि मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, रेगुलेटरी न्यूज़ आ जाए, जैसे कि यूएस ने एक्सेप्ट कर लिया, किसी कंट्री ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया या चाइना ने बैन कर दिया, जो ही इस तरह की न्यूज़ आएगी, मार्केट बहुत ही ज़्यादा हाईली वोलेटाइल हो जाएगी, प्लस लेस लिक्विडेट हो जाती है। बहुत ज़्यादा जब मूव होती है तो आगे बंदा बायर मौजूद ही नहीं होता। सेलिंग अगर स्टार्ट हुई है, बायर मौजूद नहीं है, तो आपका ऑर्डर क्लिक ही नहीं होता। ऑर्डर अगर आपने 50,000 पे लगाया तो क्या पता 33,000 पे लगे, 35 पे, सॉरी 48 की बात कर रहा हूँ, 48 पे, क्योंकि मैंने इसकी मूव देखी हुई है क्रिप्टो मार्केट की। $10,000 भी बिटकॉइन सिंगल मिनट में भी गिर जाता है, इतनी ये हाईली वोलेटाइल मार्केट है, ठीक है। रेगुलेटरी न्यूज़ एंड और जो है ना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट न्यूज़, ये लोग फेक भी चलाते रहते हैं, जेन्युइन भी चलाते हैं, इसकी यानी कि पूरी मार्केट एक ट्वीट पे हिल जाती है। स्टॉक मार्केट जो है ना लिक्विडिटी डिपेंड अपॉन स्टॉक पॉपुलैरिटी। जैसे स्टॉक पॉपुलैरिटी है, एनवीडिया का स्टॉक पिछले दिनों बहुत इन था, तो जो है ना ब्लू चिप स्टॉक्स में आते हैं, जो टॉप 30 होते हैं वो ब्लू चिप्स होते हैं। बस स्मॉल कैपिटल जिनमें कम पैसा लगा होता है वो स्टॉक ना। तो ये लिक्विडिटी, स्मॉल कैपिटल स्टॉक जिनमें कम पैसा है, और ब्लू चिप जो टॉप 30 होंगे वो ब्लू चिप स्टॉक्स होंगे जिनमें पैसा लगा होता है। लिक्विडिटी डिपेंड ऑन स्टॉक पॉपुलैरिटी ना। स्टॉक पॉपुलर हो रहा है, एनवीडिया पॉपुलर हो रहा है, 200 से उठ के 1000 के करीब चला गया, तो क्या है कि स्टॉक में लिक्विडिटी उसी सूरत में लगती है, जो कंपनी में पैसा उसी सूरत में लगता है जब वो फेमस हो रही होती है, लोगों को लग रहा होता है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए। मॉडरेट वोलेटिलिटी होती है, ये नहीं हो सकता क्रिप्टो की तरह कि एक ही दिन में आपको 1000% दे जाए, ऊपर चली जाए मार्केट। ये मॉडरेट होगी, 5%, 10%, 2%, 3%, इतनी चली जाती है, 10% चली जाएगी, मतलब दरमियाने दर्जे की होगी। इम्पैक्ट बाय अर्निंग्स रिपोर्ट्स, इकोनॉमिकल कंडीशन एंड न्यूज़, इसकी जो है ना बेसिकली कंपनीज के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसकी इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स आती हैं, अर्निंग रिपोर्ट्स आती हैं, कंपनी ने कितना जो है ना वो
अर्न की है इस क्वार्टर के अंदर और 6 मंथ के अंदर, 1 ईयर के अंदर, तो उस हिसाब से इसका चल रहा होता है। इकोनॉमिकल कंडीशन कंट्री के अंदर क्या चल रही है, इस तरह की न्यूज़ के हिसाब से ये स्टॉक मार्केट मूव कर रही होती है। ट्रेडिंग आवर्स मैंने आपको बता दी हैं। फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे होगी, ओवरलैपिंग सेशन अक्रॉस ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, इसमें एशियन सेशन आएगा, लंदन आएगा, न्यूयॉर्क सेशन आएगा, ये सारे इसमें ऑपरेट हो रहे होते हैं। क्रिप्टो मार्केट 24 आवर काम करती है, कोई ब्रेक नहीं है इसका। स्टॉक मार्केट जो है ना वो फिक्स आवर होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ये टाइम फ्रेम है, और इसके अलावा बाकी लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बाकी सब मार्केट्स का अपना अपना एक फिक्स्ड टाइम है उसके अलावा। और ये आपको बंद होती भी दिखेंगी, वीकेंड पे बंद भी हैं। उसके अलावा भी कोई खास इवेंट आ गया कंट्री के अंदर तो उसमें भी आपको स्टॉक मार्केट बंद दिखेगी। मार्केट इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स फॉरेक्स मार्केट में करते हैं, जीडीपी, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल कर रहा होता है, इस वजह से मार्केट में सारी चीज़ें जो जीडीपी से, गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं, एम्प्लॉयमेंट डेटा हो गया, वो उस करेंसी के ऊपर जितनी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं वो सब चीज़ें मार्केट में इन्फ्लुएंस करती हैं। इंटरेस्ट रेट डिसीजन और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स वार वगैरह किसी कंट्री में हो गई है, जैसे कोरोना आ गया है या कोई इस तरह की कंडीशन हो गई है, ये डिसीजन मार्केट पे भी इम्पैक्ट करेगा। क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ अबाउट रेगुलेशन मैंने आपको बता दी है। स्टॉक मार्केट कॉर्पोरेट अर्निंग ये भी मैंने आपको बता दी। रिस्क जो है ना वो फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट करेंसी ट्रेडिंग है, तो करेंसी के रिलेटेड जो रिस्क अवेलेबल हैं, जैसे कि किसी कंट्री की करेंसी ड्रॉप हो गई है तो वहाँ पे अगर लेस लिक्विडिटी मौजूद है तो करेंसी बाद औक़ात वो ऑर्डर आपका नहीं पिक कर रहा होता, तो करेंसी रिस्क इसमें इन्वॉल्व होंगे। इतने ज़्यादा नहीं होते। जियो पॉलिटिकल रिस्क, लेवरेज रिस्क, इसमें जो तीसरा जो मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये दोनों मैंने बता दिए। लेवरेज रिस्क ये होता है कि वो बहुत हैविली लेवरेज भी आप ले लेते हैं ब्रोकर से, और वो छोटी भी ले रहे होते हैं। बहुत बड़ी जो आपने ले ली है वो आपका बड़ा रिस्क है, वहाँ पे आप बैंक गेन भी बड़ा करते हैं बट लॉस भी बड़ा करते हैं। लेवरेज के बारे में जो है वो मेटा ट्रेडर पे जाऊंगा तब बताऊंगा आपको लेवरेज यूज कैसे हो रही होती है। तो जब आप हैवी लेवरेज रखेंगे तो ये बड़ा रिस्क है फॉरेक्स मार्केट में कि आप अपना अकाउंट 5 मिनट के अंदर वॉश कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट है ही वोलेटाइल है, पहले ही बताया। रेगुलेटरी रिस्क आ जाते हैं इसमें। रेगुलेटरी रिस्क जैसे कि किसी कंट्री में बैन हो गई है तो वो सारा जो है ना लोगों का पैसा ज़ाया होने का खतरा होता है। रेगुलेटरी रिस्क में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सिक्योरिटी कंसर्न, हैकिंग वगैरह भी इसमें बहुत होती है, तो बहुत ज़्यादा हैकर इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसका तमाम काम जो है ना वो ये चीज़ भी है कि आपका एसेट किसी टाइम भी लॉस हो सकता है। रेगुलेटरी के अलावा जो है वो इसमें एक चीज़ और भी है कि ये आपके जितने कॉइन्स वगैरह होते हैं आपने इनको संभाल के अपने पास रखना होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है। अगर आपने प्राइवेट वॉलेट में रखे हुए तो आप अगर इधर उधर हो जाते हैं या आपसे प्राइवेट की लॉस हो जाती है तो आप सारा फंड खो देंगे, इसका पीछे कोई भी नहीं होता। रेगुलेटरी रिस्क, और इसके अलावा किसी कंट्री में फाइनेंस पेन हो गई है, आपका फंड पड़ा हुआ है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। स्टॉक मार्केट रिस्क होता है, कभी कभी आता है, बहुत कम ही होता है कि मार्केट में कोई कंपनी डाउन चली जाए। कंपनी रिस्क हो गया, कंपनी का रिस्क, मार्केट क्रैश करने का भी रिस्क होता है। रेगुलेटरी रिस्क आ जाता है, कभी कभी इकोनॉमिकल डाउन टर्न्स भी आ जाते हैं, मार्केट क्रैश कर सकती है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही पक्की है, कभी कभी कर जाती है। 2008-9 में किया था मार्केट ने क्रैश, उसके बाद इतना कोई खास क्रैश नहीं किया। प्रोज एंड कॉन्स है हर इसके। फॉरेक्स मार्केट का है कि हाईली वोलेटाइल है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। जब हाईली वोलेटाइल मार्केट होती है वहाँ पे आप याद रखिएगा लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी आपको, क्योंकि बायर सेलर बड़ी बुल्क तादाद में मौजूद होते हैं, तो आप जो चीज़ बेच रहे होते हैं वो अगला बायर फौरी तौर पे मौजूद होता है, तो इस वजह से आपको लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, जिसको हम स्प्रेड भी कहते हैं। लेवरेज अवेलेबल होती है इसमें, आप लेवरेज से ट्रेड कर सकते हैं। ये तीन इसके जो है बेसिकली पॉइंट्स हैं। कौन से है इसकी हाई लेवरेज रिस्क, मैंने आपको बताया। कॉम्प्लेक्स मार्केट एनालिसिस होता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। दो करेंसीज आपने ट्रेड कर रहे होते हैं एक टाइम पे, तो आपने उसके अच्छे एनालिसिस करने होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं दोनों करेंसीज के। जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी, इस पे नज़र रखनी होती है आपने, या कैसा कोई माहौल आ जाए तो आप ट्रेड से एग्जिट कर जाएं। क्रिप्टो मार्केट हाईली प्रॉफिट पोटेंशियल है इसमें। जब हाईली वोलेटाइल होती है तो हाईली प्रॉफिट पोटेंशियल होता है, ये आपको 1x 2x से लेके 50x तक गेन भी दे देती है। 24 आवर्स एक्सेस है इसकी, 7 डेज एक्सेस है, डिसेंट्रलाइज है, आपके अपने हाथ में होती है, तो ये इसके प्रोज हैं। लेकिन उसी टाइम पे एक्सट्रीमली वोलेटाइल है, रेगुलेटरी अनसर्टनिटी है, कोई पता नहीं है कौन सा कंट्री कब बैन करते हैं इसको। सिक्योरिटी रिस्क भी इसमें बहुत रहते हैं, हैकिंग वगैरह के। जिसके कौन हैं, स्टेब्लिश्ड है, वेल स्टेब्लिश स्टॉक मार्केट है, रेगुलेटेड है, हिस्टोरिकल डेटा इसका बेशुमार अवेलेबल है, आप एनालिसिस अच्छे कर सकते हैं।
रेगुलेटेड है, पैसा इधर उधर रहने की कोई इतनी टेंशन नहीं होती, वो स्टैब्लिश हुई होती है। इसमें जो है ना बस पैसा लगाना होता है और काम करना होता है, ईजी होता है, स्टार्ट ईजी होता है। कौन क्या है, फिक्स ट्रेडिंग आवर्स हैं, आपको बैठ के जाके काम करना होता है। इसमें जो है ना वो नहीं है कि आप जो है वो रात को काम करें, दिन को कोई और काम कर रहे हैं तो रात को आप कर लें। इसमें आपको फिक्स ट्रेडिंग आवर्स मिलेंगे, उसी में काम करना है। वीकेंड इसका ऑफ होगा। कैन बी अफेक्टेड बाय इकोनॉमिकल साइकिल, वो तो सारी ही होंगी। जैसे लोकल कोई भी डेटा आ गया किसी कंट्री का, तो उसका जो लोकल स्टॉक मार्केट है वो लाजमी इफेक्ट होगी। लेस वोलेटाइल है देन क्रिप्टो, ये इन दोनों मार्केट से लेस वोलेटाइल रहती है मोस्टली। तो जो है वो इनसे लेस वोलेटाइल है, इस वजह से सेव है, बहुत ज़्यादा गेन भी नहीं देती, बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं देती। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो आपको क्या रखनी है, ओवरव्यू ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी फॉर ईच मार्केट। ना क्रिप्टो में आप होल्डिंग कर सकते हैं, लेके आप रख सकते हैं, बेटर डेज आए तो आप बेच सकते हैं, गेन हो जाए तो आप बेच सकते हैं। इसमें आप जो है वो ये एक बेटर स्ट्रेटेजी है, अदर देन कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें। इसके अंदर डे ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, इसके अंदर थोड़ी बहुत लॉट लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। स्टेकिंग एक चीज़ होती है, स्टेकिंग क्रिप्टो के अंदर ये है कि आप जो फंड एक टाइम पीरियड के लिए लॉक कर देते हैं, ताकि जो है ना आप स्टेकिंग बाइनेंस के ऊपर भी कर सकते हैं, किसी एक्सचेंज के ऊपर भी कर सकते हैं। बेसिकली आप सिस्टम को पावर दे रहे होते हैं, जो इस ट्रांजैक्शन को निकाल रहा होता है, जिस ट्रांजैक्शन के अंदर सिस्टम को यानी कि आप पावर दे रहे होते हैं। तो उस सारे प्रोसेस को स्टेकिंग कहते हैं। खैर बहुत डिटेल का टॉपिक है, तो इसमें बस आप इतना ही समझ लें कि स्टेकिंग के अंदर आपको एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए आप जब भी देंगे वो फंड आपका कहाँ यूज़ होगा, पैसे देंगे तो वो फंड आपका डेली ट्रांजेक्शन मॉनिटर करने में यूज़ होगा और उसको जो है ना प्रोसेस करने में यूज़ होगा, सादा अल्फाज में। और जो ट्रांजैक्शन फीस से बाकी चीज़ों से पैसे आएंगे, उसमें से एक खास शेयर आपको भी मिलेगा। स्टेकिंग में लोग पैसिव इनकम के लिए यूज़ करते हैं। फॉरेक्स में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो है ना ये पोजीशन ट्रेडिंग लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए होती है, मंथ्स भी होल्ड करते हैं, ईयर्स भी होल्ड कर लेते हैं ट्रेड। लेकिन ये स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ही आप फोकस रखें कि कम से कम इतने 2 3 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते मैक्सिमम आप ट्रेड करके ट्रेड से एग्जिट कर लें। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, इधर कोई शॉर्ट टर्म वाला स्कैल्पिंग वाला सीन होता नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म करें, आप देखें टारगेट रखें 100%, 200%, आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करें ताकि वो स्टॉक आपका जब भी ऊपर जाए तो आप उसमें अर्निंग कर सकें। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टिंग होती है, इसमें आप ये करते हैं कि कंपनी आपको जितने आपके पास शेयर होते हैं उसके ऊपर जो है ना आपको अर्निंग देती है। ठीक है, वो कंपनी वीकली दे सकती है, सॉरी क्वार्टरली दे सकती है, ईयरली दे सकती है। जब उसका ये स्पेशल उसका कोई पीरियड चल जाए तो वो डिविडेंड देती है इन्वेस्टर शेयर होल्ड करने के ऊपर। वो भी एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में होती है, वो कर सकते हैं। भी पैसिव भी होती है, स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर भी। तो ये तमाम इसमें मेन जो है वो आप तकरीबन इन तमाम में कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं फैक्टर टू कंसीडर, आप जब भी करें तो रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स, मार्केट नॉलेज। जब तक आपको ये पता ना हो आप ना करें। आपके पास क्लियर गोल ना हो कि $100 है, उसको मैंने 10% बनाना है, 20%, पर हमेशा पैसों को ना गिने कि आपके पास $100 है या 1000 है, $1,00,000 है, जितने भी हैं आप उसको हमेशा परसेंटेज में गिने कि मैंने कितने परसेंट बनाना है। मार्केट का नॉलेज हो तो मार्केट में आए, अदरवाइज डेमो करें। मार्केट का नॉलेज लें, उससे पहले ना आए। रिस्क टॉलरेंस देख लें अपनी कि क्या पोजीशन है। इन्वेस्टमेंट गोल्स पता होने चाहिए, मार्केट नॉलेज का अंदाज़ा होना चाहिए, फिर ही आप पैसे लगाएं, उससे पहले ना लगाएं। डिज़ायर लेवल ऑफ वॉलिडिटी एंड लिक्विडिटी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस में ट्रेड करें, उसका डिज़ायर लेवल क्या है, मैं कितनी लॉट लगाऊंगा, एग्जिट कर सकूंगा नहीं करूंगा। वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी दोनों का पता होना चाहिए। न्यूज़ आ रही है वोलेटिलिटी होगी, क्रिप्टो में लगा रहा हूँ, किस में लगा रहा हूँ, कितनी वोलेटिलिटी ले सकता हूँ, कितनी देर मेरा अकाउंट सर्वाइव कर सकता है, कितनी लॉट में ले सकता हूँ। लिक्विडिटी भी आपको पता होनी चाहिए उस पेयर की, अगर फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो। सजेस्ट व्हेन ईच मार्केट माइट बी सूटेबल डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडर प्रोफाइल। हर बंदे की अपनी प्रोफाइल है, सबको मैं यहाँ पे एक ही मशवरा नहीं दे सकता हूँ कि आप क्रिप्टो कर लो, आप फॉरेक्स कर लो या आप अपनी स्टॉक मार्केट कर लो। हर बंदे की अपनी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के लिहाज से ही बंदे को सजेशन मिल सकती है, सजेस्ट कर सकता है और अपने आप को बेहतर जान सकता है इन चीज़ों को जानने के बाद। समराइज मैंने आपको कर देता हूँ, बस यही समराइज था मेरा कि टोटल आपके पास ये जो मार्केट्स हैं इसमें हर बंदे, हर एक जो है ना वो
एक मार्केट में कामयाब नहीं है, कुछ लोग क्रिप्टो कर रहे हैं, कुछ फॉरेक्स कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स कर रहे हैं, कुछ 3 में कामयाब है, कुछ 2 में कामयाब है, कुछ 1 में कामयाब है। हर चीज़ की अपनी नॉलेज है, हर चीज़ का अपना लेवल है, हर चीज़ की मैंने मेन डिफरेंस आपको बताएं, किसी में क्या यूज़ हो रहा है, किसी में क्या यूज़ हो रहा है, किसी में लेवरेज कितनी यूज़ हो रही है, किसी में फ्यूचर यूज़ हो रहा है, किसी में स्टेकिंग यूज़ हो रही है, किसी में डिविडेंड यूज़ हो रहा है, पैसिव इनकम भी है, साथ जो एक्टिव इनकम भी है, फिर डेली ट्रेड भी है, फिर वीकली ट्रेड भी है, मंथली भी है। तो ये चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को आप याद रखिएगा। इन मार्केट्स का आपके पास बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। और अगर आप इसमें से जो बेसिकली मैं आपको कोर्स करवाऊंगा वो फॉरेक्स मार्केट का है, लेकिन इसके जितने टेक्निकल्स हैं वो सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हैं अदर मार्केट्स में भी, लेकिन फंडामेंटल सबके डिफरेंट होंगे, ये याद रखिएगा आप। थैंक यू।